राजस्थान के जयपुर शहर से 30 किलोमीटर दूर एक गांव था जहां एक 3 मंजिला पुरानी हवेली थी जो पिछले 50 सालों से खाली पड़ी थी और स्थानीय लोग उसे शीशे वाली हवेली कहते थे क्योंकि हवेली के हर कमरे में बड़े बड़े पुराने दर्पण लगे हुए थे जो किसी जमाने में बहुत कीमती थे लेकिन अब धूल और मकड़ी के जालों से ढके हुए थे। वह हवेली एक जमींदार परिवार की थी जो 1970 में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। पूरा परिवार 10 लोग एक रात में, और कोई शव नहीं मिला, कोई संघर्ष के निशान नहीं मिले, बस खाली हवेली मिली जिसके सभी दरवाजे अंदर से बंद थे और सभी दर्पणों पर खून के हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने दर्पण को अंदर से तोड़ने की कोशिश की हो। अनन्या नाम की एक 26 साल की आर्किटेक्ट जो दिल्ली से आई थी, उसे एक प्रोजेक्ट मिला था कि वह इस पुरानी हवेली का सर्वे करे और रिपोर्ट बनाए क्योंकि सरकार इसे हेरिटेज होटल में बदलना चाहती थी और अनन्या को पुरानी इमारतों में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए उसने यह काम स्वीकार कर लिया। हालांकि गांव के लोगों ने उसे चेतावनी दी थी कि वह हवेली में अकेले न जाए और खासकर रात को बिल्कुल न रुके। अनन्या ने पहले दिन हवेली का बाहरी निरीक्षण किया और फोटो लिए और उसे लगा कि यह वाकई एक खूबसूरत इमारत है जो राजपूताना शैली में बनी हुई है। और अगले दिन उसने अंदर जाने का फैसला किया और जब उसने हवेली का मुख्य दरवाजा खोला जो जंग लगी चेन से बंधा था, तो अंदर से बांसी हवा का एक झोंका आया जिसमें धूल, सीलन और कुछ और मिला हुआ था। एक अजीब मीठी सड़ांध जो पुराने खून की गंध जैसी थी। हवेली के अंदर सब कुछ वैसे ही था जैसे 50 साल पहले छोड़ा गया था। फर्नीचर पर सफेद चादरें पड़ी थीं, दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं और हर कमरे में वे विशाल दर्पण थे। कुछ दीवार पर टंगे हुए थे और कुछ फर्श पर झुके हुए खड़े थे और सभी इतने धुंधले हो गए थे कि उनमें प्रतिबिंब ठीक से नहीं दिखता था। अनन्या ने अपना कैमरा और नोटबुक निकाली और माप लेना शुरू किया और जब वह पहली मंजिल के एक बड़े हॉल में पहुंची तो उसने देखा कि वहां का दर्पण सबसे बड़ा था, लगभग 10 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा, और उस दर्पण पर सूखे खून के धब्बे थे जो एक अजीब पैटर्न में थे, जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से कुछ लिखने की कोशिश की हो। अनन्या ने अपना फोन निकाला और उस दर्पण की फोटो खींची और जब उसने फोन की स्क्रीन पर फोटो देखी तो उसे एक अजीब चीज दिखाई दी। फोटो में दर्पण के प्रतिबिंब में कुछ और था। कोई खड़ा था उसके पीछे, एक धुंधली आकृति जो सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी। लेकिन जब अनन्या ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अनन्या ने सोचा कि शायद यह रोशनी का कोई खेल है या कैमरे में कोई तकनीकी गड़बड़ी है, और उसने फिर से फोटो खींची और इस बार वह आकृति और साफ दिख रही थी। यह एक औरत थी जो पुराने जमाने की साड़ी पहने हुई थी और उसके बाल खुले हुए थे और वह अनन्या के बिल्कुल पीछे खड़ी थी, इतनी करीब कि अगर वह सच में होती तो अनन्या उसकी सांस महसूस कर सकती थी। अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने फोन रख दिया और सीधे दर्पण को देखा, और दर्पण में सिर्फ उसका अपना प्रतिबिंब था, कोई और नहीं। लेकिन तभी उसने देखा कि दर्पण में उसके प्रतिबिंब की आंखें अलग तरीके से झपक रही थीं। अनन्या ने आंख नहीं झपकाई थी, लेकिन दर्पण में उसका प्रतिबिंब झपक रहा था और फिर धीरे धीरे उस प्रतिबिंब ने मुस्कुराना शुरू किया, एक चौड़ी अस्वाभाविक मुस्कान जो अनन्या के चेहरे पर नहीं थी। अनन्या तुरंत पीछे हट गई और उस कमरे से बाहर भागी और उसने फैसला किया कि वह आज का काम यहीं खत्म करेगी और कल दिन की रोशनी में वापस आएगी। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, उसे ऊपर की मंजिल से एक आवाज सुनाई दी, पायल की झंकार, जैसे कोई औरत चल रही हो, और वह आवाज उसी हॉल से आ रही थी जहां वह अब भी थी। अनन्या रुक गई और ध्यान से सुनने लगी और पायल की आवाज तेज होती गई और फिर सीढ़ियों की तरफ आने लगी। और अनन्या ने ऊपर देखा तो सीढ़ियों के ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन पायल की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति नीचे आ रहा हो। अनन्या भागकर मुख्य दरवाजे तक पहुंची और बाहर निकल गई और उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जब वह अपनी गाड़ी तक पहुंची तो उसकी सांस फूल रही थी और पूरे शरीर में पसीना आ गया था और उसने सोचा कि शायद गांव वालों की बातों में कुछ सच्चाई है। उस रात अनन्या गांव के एक छोटे से गेस्ट हाउस में रुकी और उसने अपने फोन में वे फोटो फिर से देखी
जो उसने हवेली में खींची थी, और हर फोटो में वह औरत दिख रही थी, कभी दूर, कभी पास, कभी धुंधली, कभी साफ। और आखिरी फोटो में वह औरत का चेहरा बिल्कुल स्पष्ट था। उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं और पूरी तरह काली थीं, जैसे उनमें कोई पुतली न हो। उसकी त्वचा बहुत पीली थी और उसके गले पर एक गहरा निशान था, जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। अनन्या ने रात भर सो नहीं पाई और सुबह होते ही उसने गांव के बुजुर्गों से मिलकर हवेली के इतिहास के बारे में पूछा। और एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि 1970 में उस हवेली की मालकिन रानी साहिबा को उनके पति ने संदेह के आधार पर मार दिया था और फिर पूरे परिवार ने मिलकर उनके शव को हवेली में ही कहीं छुपा दिया था। और उसी रात से अजीब चीजें होने लगी। दर्पणों में रानी साहिबा दिखाई देने लगी। रात को उनकी पायल की आवाज आने लगी और एक एक करके पूरा परिवार गायब होने लगा। पहले बच्चे, फिर औरतें, फिर पुरुष, और 1 महीने में सब गायब हो गए। और पुलिस ने पूरी हवेली छान मारी, लेकिन कोई शव नहीं मिला। सिर्फ वे दर्पण मिले जिन पर खून के निशान थे। बूढ़े ने यह भी बताया कि जो भी उस हवेली में रात बिताने की कोशिश करता है वह सुबह तक गायब हो जाता है। और आज तक 5 लोग ऐसे हैं जो उस हवेली में गए और कभी वापस नहीं आए, और उनके परिवार वालों को सिर्फ उनके कपड़े मिले जो हवेली के अलग अलग दर्पणों के सामने रखे थे। अनन्या को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वह जो कुछ देख चुकी थी उसे नकारा नहीं जा सकता था। और उसने फैसला किया कि वह इस प्रोजेक्ट से हट जाएगी और अपने क्लाइंट को बता देगी कि यह इमारत सुरक्षित नहीं है। लेकिन उसी रात जब वह अपना सामान पैक कर रही थी, उसे अपने गेस्ट हाउस के कमरे के दर्पण में फिर से वह औरत दिखाई दी। इस बार वह औरत दर्पण के बिल्कुल सामने खड़ी थी, अनन्या के बिल्कुल पीछे। और अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी दर्पण में वह साफ दिख रही थी। और अब वह औरत अपना हाथ आगे बढ़ा रही थी, जैसे अनन्या को छूना चाह रही हो। और अनन्या ने महसूस किया कि उसकी गर्दन पर कुछ ठंडा छू गया, एक बर्फ जैसा स्पर्श। और जब उसने अपनी गर्दन पर हाथ रखा तो उसकी उंगलियों पर गीला कुछ लगा, जो खून था, ताजा खून जो कहीं से नहीं आ रहा था। अनन्या चीखी और दर्पण से दूर भागी, और उसने तुरंत अपना सामान उठाया और गेस्ट हाउस से बाहर निकली। और वह अपनी गाड़ी में बैठकर सीधे जयपुर की तरफ निकल पड़ी, रात के 2 बजे, बिना किसी को बताए। लेकिन जब वह गाड़ी चला रही थी और बीच बीच में रियर व्यू मिरर में देख रही थी, तो उसे हर बार पिछली सीट पर वह औरत बैठी हुई दिखाई देती थी। और हर बार जब अनन्या पीछे मुड़कर देखती तो वहां कोई नहीं होता। अनन्या ने रियर व्यू मिरर को घुमा दिया ताकि उसे पीछे न देखना पड़े, और वह पूरी स्पीड में गाड़ी चलाती रही। लेकिन तभी उसे अपनी साइड मिरर में वह औरत दिखाई दी जो अब गाड़ी के बगल में भाग रही थी, हवा में तैरते हुए गाड़ी की स्पीड से। और उसका चेहरा अब और भी विकृत हो गया था। उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से चौड़ा खुला हुआ था, उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, और उसके गले का घाव अब खुल गया था, जिससे काला खून बह रहा था। अनन्या ने साइड मिरर भी बंद कर दिया और सिर्फ सामने देखकर गाड़ी चलाती रही। लेकिन तभी उसकी गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया और गाड़ी सड़क के किनारे रुक गई। और अनन्या ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई। और वह अकेली थी एक सुनसान सड़क पर, रात के 3 बजे, और चारों तरफ घना अंधेरा था। अनन्या ने अपना फोन निकाला, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। और तभी उसे गाड़ी के बोनट पर कुछ गिरने की आवाज आई, एक भारी थप्पड़ जैसी आवाज। और जब उसने विंडस्क्रीन से बाहर देखा तो वह औरत बोनट पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा शीशे से सटा हुआ था और उसकी काली आंखें सीधे अनन्या को घूर रही थीं, और उसके मुंह से वही काला खून विंडस्क्रीन पर फैल रहा था। अनन्या ने दरवाजा खोला और बाहर भागी सड़क पर, और वह भागती रही बिना पीछे देखे। और लगभग 10 मिनट बाद उसे सड़क पर एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया, और उसने ट्रक को रोका और ड्राइवर से मदद मांगी, और ड्राइवर ने उसे जयपुर तक लिफ्ट दे दी। जब अनन्या जयपुर पहुंची तो सूरज निकल रहा था, और उसने सीधे अपने होटल में जाकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। और उसने फैसला किया कि वह अब कभी उस हवेली के बारे में नहीं सोचेगी और इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह भूल जाएगी। लेकिन अगले 3 दिनों में अनन्या को एहसास हुआ कि वह औरत उसे छोड़ने वाली नहीं है। हर दर्पण में, हर शीशे में, हर चमकती हुई सतह में वह औरत दिखाई देती थी, कभी दूर, कभी पास, और हर बार पहले से थोड़ी और करीब। और अनन्या के होटल के कमरे में अजीब चीजें होने लगीं। रात को उसके बाथरूम का दर्पण अपने आप टूट गया, उसकी अलमारी के शीशे पर हाथों के निशान दिखाई देने लगे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि हर सुबह जब अनन्या उठती तो उसके शरीर पर नए निशान होते।
गर्दन पर उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने उसका गला दबाने की कोशिश की हो। हाथों पर खरोंचें और एक बार तो उसके पैरों पर काटने के निशान मिले जो इंसानी दांतों के थे। अनन्या ने एक मनोचिकित्सक से मिलने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि यह सब तनाव और डर की वजह से हो रहा है। लेकिन अनन्या जानती थी कि यह कुछ और है, कुछ बहुत गहरा और खतरनाक, और उसे लगा कि अगर वह इसे रोकना चाहती है तो उसे वापस उस हवेली में जाना होगा और जो भी है उसका सामना करना होगा। 5वें दिन अनन्या ने फैसला किया कि वह उस हवेली में वापस जाएगी दिन की रोशनी में, और वह पता लगाएगी कि रानी साहिबा का शव कहाँ छुपाया गया था, क्योंकि शायद वही वजह है कि उनकी आत्मा शांत नहीं है, और अगर शव को ठीक से दफनाया जाए तो शायद यह सब रुक जाएगा। अनन्या एक बार फिर उस हवेली में पहुंची, इस बार एक स्थानीय पुजारी और 2 मजदूरों के साथ, और उन्होंने हवेली की तहखाने में जाने का फैसला किया, क्योंकि आम तौर पर शव वहीं छुपाए जाते हैं। और जब वे तहखाने में उतरे तो वहां का दृश्य भयानक था। दीवारों पर खून के पुराने धब्बे थे, फर्श पर हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए थे, और सबसे अंत में एक छोटा सा कमरा था जिसका दरवाजा ईंटों से छिना हुआ था। मजदूरों ने ईंटें तोड़ी, और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से सड़े हुए मांस की इतनी तेज गंध आई कि सबकी आंखों में पानी आ गया। और जब उन्होंने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली तो वहां एक कंकाल पड़ा हुआ था जो पुरानी साड़ी में लिपटा हुआ था, और कंकाल के गले की हड्डी टूटी हुई थी, और उसके हाथों में अभी भी सोने की चूड़ियां थीं जो रानी साहिबा की पहचान थी। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और उन्होंने रानी साहिबा के अवशेषों को बाहर निकाला ताकि उन्हें ठीक से अंतिम संस्कार दिया जा सके। लेकिन जैसे ही वे कंकाल को उठाने गए, पूरी हवेली हिलने लगी जैसे भूकंप आ गया हो, और तहखाने की सभी दीवारों पर लगे छोटे छोटे दर्पणों में अचानक वह औरत दिखाई देने लगी, हर दर्पण में। और इस बार वह अकेली नहीं थी, उसके साथ और भी आकृतियां थीं। वे सभी लोग जो इस हवेली में गायब हुए थे, और वे सब चीख रही थीं, रो रही थीं, और दर्पणों को अंदर से पीट रही थीं। अनन्या और बाकी लोग भागकर ऊपर आने लगे, और पुजारी ने चिल्लाकर कहा कि उन्हें सभी दर्पण तोड़ने होंगे, क्योंकि वे आत्माएं दर्पणों में फंसी हुई हैं, और जब तक दर्पण रहेंगे वे बाहर नहीं निकल सकती और न ही मुक्त हो सकती हैं। अनन्या और मजदूरों ने पत्थर और लोहे की छड़ें उठाईं और एक एक करके सभी दर्पण तोड़ने लगे, और जैसे जैसे दर्पण टूटते गए वैसे वैसे उन आकृतियों की चीखें तेज होती गईं, और हर टूटे हुए दर्पण से एक धुआं सा निकलता था जो हवा में घुल जाता था। और आखिरकार जब उन्होंने उस सबसे बड़े दर्पण को तोड़ा जो पहली मंजिल के हॉल में था, तो एक भयानक आवाज आई जैसे किसी ने बहुत जोर से चीख मारी हो, और पूरी हवेली कांप उठी, और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अनन्या और बाकी लोग बाहर आ गए और उन्होंने देखा कि हवेली अब पहले से अलग लग रही थी। वह भारीपन, वह डरावना माहौल, वह अजीब सी गंध सब गायब हो गई थी, और अनन्या को लगा कि शायद अब सब ठीक हो गया है। उन्होंने रानी साहिबा के अवशेषों को ले जाकर ठीक से अंतिम संस्कार किया, और पुजारी ने हवेली की शुद्धि की पूजा की, और अनन्या वापस जयपुर चली गई, थकी हुई लेकिन राहत महसूस करते हुए कि यह सब खत्म हो गया। लेकिन उस रात जब अनन्या अपने होटल के कमरे में सोने के लिए लेटी तो उसे अपने बगल में कुछ महसूस हुआ, और जब उसने करवट बदली तो वह देखकर पत्थर की मूर्ति बन गई। उसके बिस्तर पर उसके बिल्कुल बगल में रानी साहिबा लेटी हुई थीं, लेकिन अब वह वही भयानक रूप में नहीं थी, वह अपने असली रूप में थीं। एक खूबसूरत औरत जिसके चेहरे पर शांति थी, और उनकी आंखें अब काली नहीं बल्कि सामान्य थीं, और उन्होंने अनन्या की तरफ देखा और मुस्कुराईं, एक दुखद मुस्कान। और फिर उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और अनन्या के गाल को छुआ, एक कोमल स्पर्श जो बर्फ जैसा ठंडा था, और फिर वह धीरे धीरे धुंधली होने लगी और गायब हो गईं, और अनन्या को एहसास हुआ कि यह उनका आखिरी दर्शन था, एक धन्यवाद, एक अलविदा। अगली सुबह अनन्या उठी तो उसके गाल पर जहां रानी साहिबा ने छुआ था वहां एक छोटा सा निशान था, एक ठंडा सफेद निशान जो कभी नहीं गया। और अनन्या ने फैसला किया कि वह उस हवेली का प्रोजेक्ट पूरा करेगी, और उसने एक शर्त रखी कि हवेली को होटल बनाते समय तहखाने में एक छोटा सा मंदिर बनाया जाए जहां रानी साहिबा की याद में एक दिया हमेशा जलता रहे। हवेली का काम शुरू हो गया, सभी दर्पण हट गए, इमारत की मरम्मत हो गई, और 6 महीने बाद वह एक खूबसूरत हेरिटेज होटल बन गया, और अनन्या
वहां के उद्घाटन समारोह में शामिल हुई और सब कुछ सामान्य था। पर्यटक आने लगे, होटल सफल हो गया, लेकिन अनन्या को पता था कि कुछ चीजें बदली नहीं हैं। कभी कभी रात को होटल के कर्मचारी देखते हैं कि तहखाने के मंदिर में दिया अपने आप जल जाता है, हालांकि कोई वहां जाता नहीं। कभी कभी मेहमान कहते हैं कि उन्हें रात को पायल की हल्की सी झंकार सुनाई देती है, और कभी कभी होटल के नए लगे शीशों में लोग एक औरत की धुंधली सी परछाई देखते हैं जो गलियारों में चलती रहती है। लेकिन अब वह डरावनी नहीं है, वह बस है, जैसे वह अपने घर में है, अपनी हवेली में, और वह सिर्फ देख रही है हर मेहमान को, हर कोने को, ये सुनिश्चित करते हुए कि सब ठीक है। और अनन्या को जब भी उस होटल में जाना होता है, वह हमेशा तहखाने के मंदिर में जाती है और एक दिया जलाती है, और कभी कभी उसे लगता है कि कोई उसके कंधे को हल्के से छू रहा है, एक धन्यवाद, एक आशीर्वाद, और वह मुस्कुरा देती है क्योंकि वह जानती है कि रानी साहिबा अब शांति में है। लेकिन वह पूरी तरह गई नहीं है, वह अभी भी वहीं है, अपनी हवेली में, अपने घर में, हमेशा के लिए। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आया जब अनन्या को एक दिन एक पुराना लेटर मिला जो हवेली की मरम्मत के दौरान एक दीवार में छुपा हुआ मिला था। और वह लेटर रानी साहिबा ने अपनी मृत्यु से एक दिन पहले लिखा था, और उसमें लिखा था कि वह जानती थीं कि उनके पति उन्हें मारने वाले हैं, और उन्होंने सभी दर्पणों पर एक तांत्रिक मंत्र पढ़कर अपनी आत्मा को बांध दिया था ताकि वह मरने के बाद भी रह सकें और अपने परिवार को सजा दे सकें। लेकिन समय के साथ वह भूल गईं कि वह कौन थीं और क्यों वहां फंसी हुई थीं, और वह सिर्फ एक क्रोधित, दुखी आत्मा बन गई जो हर किसी को अपने साथ फंसाना चाहती थी। और लेटर के अंत में लिखा था, जो भी यह पढ़ रहा है, कृपया मुझे माफ कर दो और मुझे मुक्त कर दो, क्योंकि मैं बस घर जाना चाहती हूँ, अपने असली घर, जहाँ कोई दर्द नहीं है, कोई नफरत नहीं है, सिर्फ शांति है। अनन्या ने वह लेटर पढ़ा और रो पड़ी, और उसे एहसास हुआ कि रानी साहिबा कभी बुरी नहीं थी, वह सिर्फ एक पीड़ित थी जो अपने दर्द में इतनी खो गईं कि भूल गईं कि प्यार क्या होता है और माफी क्या होती है। और अनन्या ने उस लेटर को तहखाने के मंदिर में रख दिया, रानी साहिबा की तस्वीर के साथ, ताकि हर कोई जान सके कि यह सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है, यह एक औरत की कहानी है जिसे न्याय नहीं मिला, जिसे प्यार नहीं मिला, और जो मरने के बाद भी अपनी पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाई, और अब वह हमेशा के लिए उस हवेली में रहेगी, न जीवित न मृत, बस एक याद, एक परछाई, एक अधूरी कहानी जो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि वे मौत के बाद भी नहीं जाते, वे बस रूप बदल लेते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, दर्पण से दर्पण, घर से घर और कहानी से कहानी।